क्लाइमेट चेंज और कार्बन फाइनेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे फॉरेस्टर्स फॉरेस्ट गार्ड जो ट्रेनिंग के बाद वापस फील्ड में पोस्टेड होंगे उनके लिए ये एक अवेलेबल रिसोर्स रहेगा जहाँ पर वो अपने लिए आगे सर्विस में इसका यूज़ कर पाएँ। आई एम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है मैथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक मेजरमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन साथ साथ जब अगर कार्बन फॉरेस्ट जो है अगर जल जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। हम देख सकते हैं कि कार्बन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए अर्थ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा GHG एमिशंस हो रहा है, उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होने की वजह से जो धरती है हमारी वो गर्म होती जा रही है और उसका प्रभाव हमारे चारों तरफ पड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस भी है, लेकिन उसकी मात्रा अधिक होने से जो मनुष्य के गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और उसकी मात्रा बढ़ने से धरती पे जो है ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होता है, और साथ साथ हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, सी लेवल का राइज़ होना, और फॉरेस्ट में और इकोसिस्टम में काफ़ी बदलाव आना। तो ये सब जो है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, और उसको देखते हुए ये प्रेजेंटेशन रखी गई है कि फॉरेस्ट का क्या रोल हो सकता है, कैसे हम उसको नापेंगे। तो फॉरेस्ट जो है वो दोनों सोर्स और सिंक का काम करते हैं। वो सिंक है क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि एज अ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करता है और अपने कार्बन को अपने पास बायोमास में स्टोर कर लेता है। लेकिन वही फॉरेस्ट और जब ट्री जो है अगर कट जाता है तो जब वो जलता है या डिटोरेट होता है तो कार्बन रिलीज़ हो जाती है, तो फॉरेस्ट जो है सोर्स का काम करता है। फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, और वो कार्बन साइकिल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो कार्बन जो स्टोर होता है वो 47% ऑफ द बायोमास जो है वो कार्बन है, और पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज़ किया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर सिक्वेस्ट्रेशन द कार्बन। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के फॉर्म में फॉरेस्ट जो है अपने आप में सिक्वेस्टर कर सकता है। उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म आए, जिसमें से रेड प्लस है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, प्लस रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। जैसे आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर 21.67% है, जिसमें से वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.02 और मॉडरेटली डेंस 9.39 और ओपन फॉरेस्ट 9.26। तो ओपन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है कार्बन स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए। एक छोटा सा स्टेट एग्जांपल है, जो हमारा नेशनल एवरेज है वो 100.03 है, और जो मध्य प्रदेश में देख सकते हैं 75.98 टन पर हेक्टेयर। लेकिन कार्बन को हम पूरे फॉरेस्ट को मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसका मेज़रमेंट करने के लिए हमें बेसलाइन अप्रोच बनानी होती है। और जब हम फॉरेस्ट में अगर कार्बन को हमें मेज़रमेंट करना है तो हमें पहले तो फॉरेस्ट अपनी बाउंड्री का पता होना चाहिए कि हमारे पास किस एरिया में हम असेसमेंट करने जा रहे हैं। एज़ फॉर एग्जांपल डिवीज़न हो सकता है, रेंज हो सकती है, और कोई भी प्रोजेक्ट एरिया हो सकता है जो एलिजिबल होगा कार्बन क्रेडिट मार्केट्स के लिए। तो हमारे को प्रोजेक्ट बाउंड्री चाहिए इन द फॉर्म ऑफ KML फाइल्स और शेप फाइल्स। प्रोजेक्ट एरिया स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट टाइप डेंसिटी, तो फॉरेस्ट टाइप और डेंसिटी को लेकर हम फॉरेस्ट प्रोजेक्ट एरिया को स्ट्रैटिफाई करेंगे। डिसाइड टू कार्बन पूल्स टू मेज़र, कौन से कार्बन पूल हमें मेज़र करने हैं, जो कि कार्बन जो है 5 पूल में होता है, अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, लिटर, डेडवुड एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम कार्बन पूल डिसाइड कर सकते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन, क्योंकि सैम्पल्स आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, सो देयर इज़ अ टेक्निक, क्योंकि टेक्निक होती है उसको सैम्पलिंग डिज़ाइन में हमें फॉलो करना होगा, जिससे कि हम प्रॉपर एस्टिमेशन और अपने एक्यूरेसी के साथ सैम्पलिंग कर सकें। जब हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन और सैम्पलिंग प्लान रेडी हो जाएगा तो फिर हमको फील्ड में जाना है डेटा कलेक्शन करने के लिए। जब फील्ड से डेटा कलेक्ट होकर आएगा तो उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कितना कार्बन स्टॉक अवेलेबल है। ये जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि
सीहोर, होशंगाबाद एंड नॉर्थ बैतूल के हमारे पास फॉरेस्ट बाउंड्री है। जहाँ पर पर्टिकुलर हमारे को असेसमेंट करना था वो एरिया हमने इन द फॉर्म ऑफ KML फाइल और शेप फाइल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा ये एग्जांपल था, सीहोर फॉरेस्ट डिवीज़न में हमने बुधनी रेंज में काम किया, नॉर्थ बैतूल फॉरेस्ट डिवीज़न में हमने भौरा रेंज में काम किया। तो उसको असेसमेंट करने के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रोजेक्ट बाउंड्री कौन सी है जहाँ पर असेसमेंट करने जा रहे हैं। फिर फॉरेस्ट टाइप डेंसिटी मैप से हम स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे। फॉरेस्ट टाइप मैप, फॉरेस्ट कवर मैप जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से हम परचेज़ कर सकते हैं और फिर इसको GIS की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट एरिया में स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। हम फॉरेस्ट टाइप डेंसिटी इंटरसेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉरेस्ट टाइप डेंसिटी लेयर। फिर उस लेयर को आप देख सकते हैं, ये कलर शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट करके कि ओपन फॉरेस्ट कितना है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितना है और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है। तो जब ये कलर कॉम्बिनेशन होगा और उसके साथ साथ हमारा टाइप होगा तो हमारे को एक नया प्रोडक्ट होगा जो कि फॉरेस्ट टाइप डेंसिटी मैप कहलाएगा। उससे हमारे स्ट्रेटिफिकेशन और कार्बन स्टॉक असेसमेंट करना ईजी हो जाएगा। जैसा आप एग्जांपल में दे सकते हैं, हमारे पास अपने प्रोजेक्ट एरिया की बाउंड्री है। उस प्रोजेक्ट एरिया की बाउंड्री में हमको ये पता है कि हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, उसमें ओपन फॉरेस्ट कितना है, मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट कितना है और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है। तो उसका पूरा असेसमेंट करने के बाद हम फॉरेस्ट टाइप मैप में कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप अवेलेबल होते हैं, जैसे कि होशंगाबाद बानापुरा में जो था हमारे पास ड्राई टीक फॉरेस्ट है और सदर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है। इन दो लेयर को, फॉरेस्ट टाइप लेयर को, फॉरेस्ट कवर लेयर को, हमने दोनों को GIS में ArcGIS में इंटरसेक्ट किया और अपना नया प्रोडक्ट बनाया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फॉरेस्ट टाइप में कौन सा क्लास का टाइप कवर मैप है। जैसे यहाँ पे ड्राई टीक ओपन फॉरेस्ट, ड्राई टीक मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, वेरी ड्राई टीक वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो उसको हमें दो कॉम्बिनेशन मिल गए, हमारा प्रोजेक्ट एरिया स्ट्रेटिफाई हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट टाइप मैप एंड फॉरेस्ट कवर मैप। फिर उसके बाद हमारे को ये काम करना होगा कि कैसे हम उसको प्लॉट को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पर हमें सैम्पलिंग करनी है। हम पूरे फॉरेस्ट को तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे को सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग के लिए हम टेक्निक फॉलो करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड जो लेयर अभी हमने बनाई थी फॉरेस्ट टाइप और डेंसिटी को, वो हमारी स्ट्रेटिफाइड होगी। फिर हम उसमें रैंडम सिलेक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ArcGIS और फिर हमारे को पता लगेगा कि हमारे को सैम्पल प्लॉट कितने मेज़र करने हैं, कितने सैम्पल प्लॉट हमारे को मेज़र करने हैं, जिससे कि हमारा एक्यूरेट एस्टिमेशन आ जाए। तो उस टेक्निक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन करने के लिए हम पायलट स्टडी कर सकते हैं प्रोजेक्ट एरिया में कि कितना भी पायलट हमारे को, क्योंकि हमारे को अपने प्रोजेक्ट एरिया का कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कितना कार्बन स्टॉक है। अब उसको पायलट स्टडी करके हमें पता लगेगा कि वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, या हम किसी लिटरेचर बेसिस पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अपने एग्जांपल में एक्चुअल फील्ड डाटा को लेने के लिए पहले पायलट स्टडी किया। पायलट स्टडी में हमारे को पता चला कि हमारा मीन कार्बन स्टॉक कितना है, फिर उससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेशन किया। फिर जब हमारे पास ये आ गया तो हमने इसको सैम्पल साइज़ के फार्मूले में फिट किया। हम अपनी एक्यूरेसी के लिए हम जो जनरली हमने जो फॉलो किया वो 90% एक्यूरेसी 10% एरर के साथ हमने इस कैलकुलेशन को किया है। आप चाहे तो 95% एक्यूरेसी और 5% एरर के साथ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज व्हाट यू हैव। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन को किया तो हमारा पास सैम्पल साइज़ कैलकुलेट हो गया 45, कि हमें प्रोजेक्ट असेसमेंट करने के लिए 45 सैम्पल प्लॉट्स लेआउट करने हैं। लेकिन वो 45 सैम्पल प्लॉट्स कहाँ पर होंगे? अब क्योंकि हमारा जो टेक्निक है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, तो हमने स्टेटा बनाया था। हमारा स्टेटा 1 था ड्राई टीक ओपन फॉरेस्ट, सेकंड था हमारा ड्राई टीक मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट, सदर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट। उसका हमको एरिया भी हमने GIS से कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास कौन सा एरिया होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम एरिया जो है 3874 हेक्टेयर है सदर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट का। टोटल एरिया हमारे पास आ गया 9296 हेक्टेयर। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया प्रोपोर्शनेट। जिसमें ज़्यादा एरिया होगा हमारे सैंपल का साइज रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला है अपना सैंपल प्लॉट कैलकुलेट करने के लिए, एरिया ऑफ स्टेटा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रेटिफाइड लेयर मल्टीप्लाइड द सैंपल साइज। सैंपल साइज जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया 45, ये 45, और फिर हमने यहाँ पर अपने स्ट्रेटिफाइड लेयर्स का सबका अलग अलग एरिया कैलकुलेट किया हुआ है। जब ये कैलकुलेट एरिया होगा और फिर हम इसको इस फॉर्मूले में फिट इन करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे स्टेटा 1 में 15 सैंपल प्लॉट आ रहे हैं और हमारे जैसे स्टेटा 3 में 1 प्लॉट आ रहा है। तो ये 45 सैंपल प्लॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि हमारे को S1 में 15 प्लॉट लेआउट करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जब हम ArcGIS में इसको रन करेंगे तो हम ArcGIS में ये बताएंगे कि हमारे को S1 स्टेटा में 15 प्लॉट चाहिए। तो ArcGIS ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट करके रैंडम लोकेशन हमारे को देगा, जैसे कि आप इस एग्जांपल में दे सकते हैं
कि हमारा प्रोजेक्ट में जितना भी 45 सैम्पल प्लॉट्स आए थे वो स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें 2-3 बार रन करना पड़ सकता है जब तक हमारे को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैम्पल प्लॉट्स नहीं आ जाए। जिससे आपने देख सकते कि स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे को हमारा स्टेटा का रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाना चाहिए। तो वो चीज़ देखते हुए हमारे पास ये जीपीएस लोकेशंस आ गई जो कि आरजीआईएस ने हमने कैलकुलेट करके दिया। अब हमें यहाँ पर जाके सैम्पलिंग करनी है। इस जीआईएस की लोकेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फॉर्म में जीपीएस में फीड करके फील्ड में जा सकते हैं। इस तरह से ये कैलकुलेशन देगा कि हाँ ये इस कंपार्टमेंट में ये जीपीएस लोकेशन में हमको जाना है, वो इस डाटा भी आ जाएगा और कंपार्टमेंट नंबर और साथ में हमारे पास आ जाएगा उसकी जीपीएस लोकेशन। इस जीपीएस को लेके हम जो फील्ड की प्रिपरेशन करनी है, फील्ड प्रिपरेशन करने के लिए हमारे को कुछ सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है कि फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे को क्या क्या लगेगा, जैसे कंपास होगा, जीपीएस, मीटर टेप, नेल्स, नंबर टैग, हैमर, होगा अल्टीमीटर, पेपर बैग्स, प्लॉट डिस्क्रिप्शन, मैप्स, ब्रश, पेंट, स्टेशनरी, वेइंग स्केल। ये सारी किट हमारे को फील्ड में लेके जानी है। जब हम फील्ड में लेके जाएंगे हमारा पहले से प्री डिसाइडेड है कि हम कितने पूल्स कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास 5 कार्बन पूल है, अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, डेड वुड, लिटर एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। एज अ होल अगर हमें कंपाइल करना है तो हमारे को 5 पूल का असेसमेंट करना है, फील्ड से उसी 5 कार्बन पूल को कलेक्शन करके लेके आना है। अब कलेक्शन पे जाने के लिए सबसे पहले होता है हमारे पास सैंपल प्लॉट। तो ये प्री डिसाइडेड सैंपल प्लॉट हो गया कि हम 0.1 हेक्टेयर एरिया का प्लॉट डालेंगे। 0.1 हेक्टेयर के प्लॉट में क्या होता है, हम सिर्फ ट्रीज़ को मेज़र करेंगे। जो ट्रीज़ 30 सेंटीमीटर से गर्थ के ज़्यादा के ट्रीज़ होंगे उसको हम 0.1 हेक्टेयर में प्लॉट में मेज़र करेंगे। उसके बाद जो श्रब और सैपलिंग्स होगी वो हम 3x3 के 4 प्लॉट लेआउट करेंगे आउटसाइड द मेन प्लॉट, और उसी के अंदर में हमारा प्लॉट आएगा 1x1 हेक्टेयर के 4 प्लॉट जो कि हर्ब्स के लिए होंगे। डेड वुड के लिए 2 कोनों पे हम लोग 5x5 मीटर का प्लॉट सैंपल लेआउट करेंगे। इस तरह से करके हमारे को हर्ब, श्रब, डेड वुड, लिटर और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के पूरा हमारे को डेटा कलेक्ट करना। हमारा एक फील्ड कलेक्शन फॉर्म होता है, फील्ड कलेक्शन फॉर्म के साथ जाएंगे हम, उसमें ट्रीज़, श्रब्स, सैपलिंग्स, हर्ब्स, लिटर, डेड वुड, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए सारे सैंपल हम प्लॉट करेंगे। 4 सैंपल प्लॉट हो गए 1x1 के हर्ब्स के लिए। 3x3 के लिए हमारे सैंपल प्लॉट हो गए 4, जिसमें से हम लोग लिटर कलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग्स का डेटा लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उसमें श्रब का सैंपल कलेक्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ और होती है, 2 मेथड्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग। ट्रीज़ के लिए और ट्री स्पीशीज़ के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग, हम ट्री का गर्थ मेज़र करते हैं एट द हाइट ऑफ 1.37 सेंटीमीटर। हम जब उसकी गर्थ को मेज़र करेंगे, जो भी ट्रीज़ 0.1 हेक्टेयर में आएंगे हम सिर्फ उन्हीं को मेज़र करेंगे। यहाँ पर सैपलिंग्स के लिए जो हम 4 प्लॉट डाल रहे हैं 3x3 का, उसमें हम सैपलिंग्स लेंगे जो कि हमारी लेस देन 30 सेंटीमीटर से आएगी। उसी के साथ लीटर होगा, जितना भी लीटर नीचे होगा हमारे पास ड्राई लीटर होगा वो 3x3 सैंपल प्लॉट में हम कलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद उसी का हम वहाँ पर फ्रेश वेट लेंगे। फ्रेश वेट लेने के बाद हम उसमें से कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि 3x3 सैंपल प्लॉट में हमारे पास लीटर 5 kg आ जाए या 3 kg आ जाए, लेकिन मेरे को इतना बड़ा सैंपल नहीं लेना, तो हम 200 ग्राम्स का सैंपल लीटर का कलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जब हम 1x1 मीटर का प्लॉट हर्ब्स के लिए लेआउट करेंगे तो जो भी हर्ब्स होगी उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड से हम उसको कट करके क्लिपर से उसका हम फ्रेश वेट लेंगे। फ्रेश वेट लेने के बाद हम उसका सैंपल लेंगे। हर उसमें हो सकता है कि हमारे को 200 ग्राम से ज़्यादा आ जाए, और जब 200 ग्राम से ज़्यादा आएगी तो हमारे को 200 ग्राम का सैंपल बनाना है, और अगर 50 ग्राम्स आ जाती है तो हम एज ए 50 ग्राम ही सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैंपल में कोडिंग सिस्टम हम डेवलप करते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो हम सब एक सैंपल कोडिंग सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। उस कोडिंग के हिसाब से ही हमको देना है कि ये कौन सा प्लॉट का नंबर का सैंपल है, कौन सी रेंज में प्लॉट लेआउट हो रहा है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि डेटा कलेक्ट हो रहा है लीटर के लिए, श्रब के लिए, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्लॉट का डेटा होगा, उसी से हमारी कैलकुलेशन एस्टिमेशन से आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोड वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 1 बाय 1 मीटर के 4 प्लॉट है हर्ब्स के लिए, 3 बाय 3 मीटर के 4 प्लॉट है श्रब्स के लिए और सैपलिंग्स के लिए। सैपलिंग्स को हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, सैपलिंग्स का हम सिर्फ मेजरमेंट करेंगे गर्थ का एट द हाइट ऑफ 1.37 सेंटीमीटर। अब जो सैंपल्स कलेक्ट हो जाते हैं, हमने उनको कोडिंग सिस्टम दिया, कोड हमने ले आउट कर दिया, तो वो सैंपल्स को हम लेबोरेटरी लेके जाना है। उस सैंपल्स को हम लेबोरेटरी लेके जाएंगे तो फिर उसके हम ओवन ड्राई वेट करेंगे। ओवन ड्राई वेट बेसिस पे हमको उसको पता लगेगा बायोमास कितना है और फिर उससे एस्टिमेशन हो जाएगा कार्बन का। जैसे हमने किसी एक प्रोजेक्ट में स्टडी किया है तो आप देख सकते हैं अबव ग्राउंड कितना है, हमारे बिलो ग्राउंड, लिटर, डेडवुड और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए वॉकलियन ब्लैक मेथड है, तो वो टाइट्रेशन मेथड है, उसी से हम कार्बन एस्टिमेशन करते हैं। अबव ग्राउंड में हमारे पास 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, ट्री भी होगा, सैपलिंग्स होगा, हर्ब होगा और श्रब होगा। ये हमारे अबव ग्राउंड कंपोनेंट है। बिलो ग्राउंड का एस्टिमेशन करने के लिए हम डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट टाइप रेशियोज़ है, रूट शूट रेशियो, तो इस कैलकुलेशन में हमने इसको 0.28 लिया है। लिटर जो हम फ्रेश वेट लिटर का सैंपल्स कलेक्ट करेंगे उसको ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करने के बाद 47% जो बायोमास का आएगा वो कार्बन होगा। डेडवुड जैसे आप देख सकते हैं 0.026 हमें बुधनी रेंज में मिला है, तो ये टन पर हेक्टेयर में आया। जहाँ पर डेडवुड मिलेगा उसका हम डेडवुड का सैंपल्स कलेक्ट करेंगे या हम उसकी गर्थ में मेजर कर सकते हैं। फिर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लेबोरेटरी एनालिसिस होने के बाद हमारे को ये कार्बन पता लगेगा। अब ट्री में एस्टिमेशन की बात आती है कि ट्री में कैसे हम कार्बन को हम तो गर्थ मेज़र कर रहे हैं, लेकिन गर्थ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो गर्थ को मेज़र करने के बाद हम उसका डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं और स्पीसीज स्पेसिफिक और रीजनल स्पेसिफिक वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन डेवलप की गई है। जो हम गर्थ मेज़र करते हैं ट्री का, उस गर्थ को हम कन्वर्ट करते हैं डायमीटर में, उस डायमीटर की वॉल्यूम इक्वेशन फिट करते हैं तो हमारे को यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा। जब हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं वुड डेंसिटी से तो हमारे को बायोमास मिल जाएगा। बायोमास को हम कन्वर्ट कर लेंगे अपना कार्बन में, जो कि 47% ऑफ द बायोमास इज कार्बन। फिर उसी के हिसाब से जो सैपलिंग्स है, सैपलिंग्स जो हैं लेस देन 30 सेंटीमीटर की जो हमारी सैपलिंग्स आएंगी उनके लिए बायोमास इक्वेशन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। हम उनको यूज़ करते हुए अपना उसका बायोमास निकाल सकते हैं। और जो हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए उसके लिए यही टेम्पलेट है, ड्राई वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय फ्रेश वेट ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई फ्रेश वेट ऑफ द होल सैंपल। तो हमारे को सारे होल सैंपल का बायोमास मिल जाएगा, उसका 47% हमारा कार्बन कैलकुलेट हो जाएगा। बीजीबी जो मैंने बताया बिलो ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास रूट शूट रेशियो है, तो जैसे कि हमारे इस इक्वेशन में हमने 0.26 लिया है। इस तरह से कैलकुलेशन से हमारे को ये प्लॉट डेटा एंट्री होगा। इसके लिए हमने एक्सेल फॉर्म डेवलप किया हुआ है और डेटा कलेक्ट करने के लिए भी फॉर्म है और एस्टिमेशन करने के लिए भी एक्सेल फॉर्म डेवलप किया हुआ है। जहाँ पूरा एस्टिमेशन हो जाता है तो अबव ग्राउंड कंपोनेंट में आ जाता है ट्री बायोमास, सैपलिंग बायोमास, श्रब बायोमास एंड हर्ब बायोमास। एजीबी पूरा टोटल होके आ गया। बिलो ग्राउंड हमारा 28% हो गया, जो भी डिपेंडिंग ऑन द रूट शूट रेशियो इक्वेशन। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं लिटर, हर्ब और श्रब की, मोर और लेस सेम इक्वेशन होती है, तो हमारे को टन पर हेक्टेयर में इन तीनों का रेशियो पता लग जाता है। फिर हम दोनों को जोड़ देंगे टोटल बायोमास के लिए, अबव ग्राउंड बिलो ग्राउंड, लिटर एंड डेडवुड, तो हमारे को वेजिटेशन कार्बन मिल जाता है। वेजिटेशन कार्बन जो है वो 47% ऑफ द बायोमास है। फिर उसके बाद हम कुछ सॉइल का एनालिसिस करते हैं। जो सॉइल सैंपल हमने कलेक्ट किया था, तो सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक प्लॉट में 2 प्लॉट हम लेआउट कर रहे हैं 1 बाय 1 मीटर के, वहाँ से 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर डिग हमने एक्सट्रैक्ट किया। और उसके लिए हमने एक कोर सैम्पलर होता है, तो हमने उससे बल्क डेंसिटी एस्टिमेशन के लिए कोर सैम्पलर से सैंपल लेना है। और 3 सैंपल्स, हमारे टोटल सॉइल के 5 सैंपल्स आएंगे, जिसमें से 3 सैंपल्स जो हैं वो बल्क डेंसिटी के लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वो बल्क डेंसिटी कैलकुलेट हो गया। फिर 2 सैंपल हमारे कंपोजिट आएंगे, जिसमें से हम एसओसी कैलकुलेट करेंगे। एसओसी कैलकुलेट देख सकते हैं कि डेप्थ जो है 30 सेंटीमीटर। एसओसी जब लेबोरेटरी में एनालिसिस हुआ वो 1.5% और बल्क डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया 58.5 टन पर हेक्टेयर। अगर वहाँ सॉइल में हमारे को ग्रेवल्स मिलता है तो उसका हमें ग्रेवल का परसेंटेज कैलकुलेशन करके उसका रिडक्शन करना होता है, तो टोटल परसेंटेज हमारा आ गया 1.1% ऑफ एसओसी। तो फिर उसको हम टन पर हेक्टेयर में इक्वेशन के से फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कार्बन वेजिटेशन प्लस सॉइल दोनों को मिलाकर जो हमारा कार्बन आ रहा है वो 103.02 टन पर हेक्टेयर आ गया। फिर इसके बेसिस पे हम अपना कार्बन का मैप डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो पूरा लेआउट स्टडी किया, हमने टेक्निक फॉलो करी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके बेसिस पे हमने सैंपल साइज कैलकुलेट किया। सैंपल साइज कैलकुलेट होने के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल्स लोकेशन होने के बाद हम फील्ड में गए, डेटा कलेक्ट किया, लैबोरेटरी एनालिसिस किया और उसके बाद पूरी कैलकुलेशन करने आप देख सकते हैं हमारे स्टेटा का सबका कार्बन स्टॉक हमको मालूम हो गया।
इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।